Okay, my dear students, today we are going to discuss dramatic monologue. It is also an important literary form. जैसे सोनेट है, ओड है, एपिक है, लिरिक है, तो हम लोगों ने कई उनके बारे में लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया है, जान लिया है. One more literary form we are going to discuss today. One more literary form, and that is dramatic monologue. That is dramatic monologue. Okay, students. इसके बारे में भी हमें जान लेना है कुछ. यहां से भी एक आध क्वेश्चन कभी बन जाते हैं. So, students, what is a dramatic monologue? सबसे पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि what may be a proper definition for the dramatic monologues. So there are a number of critics, number of scholars, and they have given various definitions to the dramatic monologue. लेकिन अगर उनमें से हम डिस्कस करें और उसके बाद हम एक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक ऐसी डेफिनेशन हम उसको दे सकते हैं कि we can say that it is a type of poetry written in the form of a speech, or you can say कि it is a speech written in the form of poetry. Okay, understand what he is saying? That it is a type of poetry written in the form of a speech of an individual character. Okay? Yes, you can note it. Definition आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसकी, लिख सकते हैं आप, लिख लें कि dramatic monologue of poetry. Yes, dramatic monologue is a type of poetry written in the form of a speech of an individual character. Okay? Yes. तो देखिए जो इसकी डेफिनेशन में जो चीज समझने वाली है वो ये है कि it is a speech. What is this? A speech. कौन दे रहा है? An individual character. An individual character. Okay, students. और कैसे दे रहा है? कैसे लिखी जा रही है? टाइप ऑफ पोइट्री, है ना? क्वालिटी कैसी है इसमें? लिरिकल. ठीक है ना? It is in the form of poetry, means in the form of a poem. So you can say कि when a poem is presented as a speech of an individual character which reveals the features of the character, या वो जो कैरेक्टर होता है वो अपनी लाइफ के किसी इवेंट को डिस्प्ले करता है, शो करता है, सामने लाता है, that type of a poem is known as dramatic monologue. Okay? अगर हम इसकी मीनिंग में जाएं तो ड्रामेटिक बना है ड्रामा से, you know very well. But if we talk about monologue, so students, this is a Greek word. Monologue is a Greek word. है ना? हम अगर इसकी ओरिजिन की बात करें, हिस्ट्री की बात करें या इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो ये जो मोनोलॉग है, this is derived from Greek language. Okay students, mono means इसके हम यहां से दो भाग कर देते हैं. ये दो वर्ड्स है एक्चुअली, एक मोनो है और एक लॉग है. मोनो बना है ग्रीक लैंग्वेज के मोनोस से. ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है मोनोस, वहां से इसको लिया गया और ये बन गया मोनो, मींस अलोन.
सॉलिटरी, अकेला, एंड लोगो बना है लोगोस से, राइट। तो दो वर्ड्स हैं, एक मोनोस है और एक लोगोस है, और इन दोनों से एस हटा दिया और यहां पे ये बन जाता है मोनोलॉग। सो स्टूडेंट्स, there are two words, one is monos and second is logos. दोनों ग्रीक वर्ड हैं। मोनोस मीन्स अकेला, सॉलिटरी, अलोन, और लोगोस मीन्स स्पीच, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ मोनोलॉग का? ए स्पीच प्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कैरेक्टर, ओके। एंड मोनोलॉग क्या है? A speech presented by a single character, and when the word dramatic is added to it, it becomes dramatic monologue. Means a speech of an individual character in the form of a poem, है ना। So द डिफिनीशन, तभी इसकी डिफिनीशन क्या बनती है जो आपने लिखी कि इट इज अ टाइप ऑफ पोएट्री रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। मींस इंडिविजुअल कैरेक्टर, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर इज देयर? इंडिविजुअल कैरेक्टर। आप अगर पढ़ेंगे, यूलिसिस आपने शायद पढ़ी है, ठीक है, नहीं पढ़ी तो पढ़िए। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है यूलिसिस। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी बहुत सारी पोएम लिखी हैं। तो यूलिसिस जो पोएम है टेनिसन की, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत सिंपली समझ में आएगा, है ना। वहां क्या है? यूलिसिस का एक कैरेक्टर है, ठीक है। कैसा कैरेक्टर है वो? एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, एंड दैट कैरेक्टर इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो अपनी बात करता है, अपनी पत्नी की बात करता है, अपने बेटे की बात करता है, अपने जो उसके हाउस होल्ड गॉड्स हैं उनकी वहां पे बात करता है, एंड ही रिकॉल्स अ नंबर्स ऑफ मेमोरीज, है ना। व्हेन ही वाज इन द वॉर, जब वो अपने दोस्तों के साथ वॉर में होता है, तो उस तरह की सारी चीजों को रिकॉल करता है। और मुझे लगता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ड्रामेटिक मोनोलॉग वेरी वेल, देन इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू रीड यूलिसिस एंड अंडरस्टैंड यूलिसिस, ओके। तो मुझे लगता है क्यों भाई फिकर यूलिसिस पढ़ेंगे ना आप, हाथ रखिए, आप पढ़िए, नहीं अच्छी बात है, लेकिन आप और अच्छे से पढ़िए। जी आप बिल्कुल पढ़ी होगी, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो आपके कोर्स का हिस्सा रही होगी मेरे ख्याल से। सो आपने पढ़ी होगी, लेकिन आप उसको फिर से एक बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है एक्चुअली। तो हम बात कर रहे हैं जब ड्रामेटिक मोनोलॉग के ओरिजिन की, ड्रामेटिक मोनोलॉग की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो मैंने बताया कि कहां से बना? मोनो और लॉग, दो अलग अलग वर्ड हैं। ग्रीक वर्ड मोनास और लोगोस से इसको, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मोनोस एंड लोगोस। दो वर्ड हैं, मोनो मींस अकेला, सॉलिटरी, अलोन, और लोगोस मींस स्पीच। तो अकेले आदमी की एक स्पीच जब पोएट्री के रूप में प्रस्तुत की जाए, दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। अंडरस्टूड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टूड, ओके। आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में क्या मोनोलॉग तो ग्रीक लिटरेचर में था, या ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया। एक्चुअली एक वर्ड और आता है सॉलिलॉकी, ठीक है ना। व्हाट इज दिस? ये जो मोनोलॉग है, ये हमें शेक्सपियर के ड्रामास में भी मिलता है ना। हैमलेट अगर आपने पढ़ा होगा, तो जो हैमलेट, प्रिंस हैमलेट है, वो क्या करता है? खड़े होकर स्टेज पे बड़बड़ाता है, मतलब अकेले में जो बात की जा रही है। ड्रामेटिक मोनोलॉग यही है, मींस मोनोलॉग यही है ड्रामा में, कम से कम, क्योंकि शेक्सपियर, एज ऑफ शेक्सपियर में ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं था, ठीक है ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग हमें कहां आके मिलता है? विक्टोरियन एज में, ये जरूर ध्यान रखना है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज द इन्वेंशन ऑफ विक्टोरियन एज। ड्रामेटिक मोनोलॉग विक्टोरियन एज में हमें आके मिलता है। यद्यपि मोनोलॉग जैसी चीजें थी और कहीं ना कहीं
विक्टोरियन एज में जो ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो पोएट्री शुरू होती है पोएटिक फॉर्म के रूप में, जो विक्टोरियन एज में हमें ड्रामेटिक मोनोलॉग मिलता है, कहीं ना कहीं उसकी जो वो जुड़ता जाके वहीं से ड्रामेटिक मोनोलॉग से, और जो हमें शेक्सपियर के ड्रामास में मिलता है या और भी बहुत सारे ड्रामेटिस्ट हैं उनके ड्रामास में हमें मोनोलॉग मिलता है, जिसमें एक कैरेक्टर आता है और वो कैरेक्टर क्या करता है, वो खड़ा हो जाता है और फिर अपने बारे में खुद ही बोलता है, बताता है। एक तो ये भी होता है, और दूसरा ये होता है कि वो कैरेक्टर आता है, खड़ा होता है और वो ड्रामा के बारे में कुछ, कोई सीन, बहुत सारे सीन ऐसे होते थे ड्रामा में जो स्टेज पे प्ले नहीं किए जा सकते थे, तो उनके बारे में वो आपको एक प्रस्तुतिकरण देता था, तो वो भी मोनोलॉग ही कहलाता था। यानी एक अकेले आदमी की स्पीच जो स्टेज पे खड़ा है, वो स्पीच दे रहा है, बोल रहा है और ऑडियंस सुन रही है, मींस कोई और बोलने वाला नहीं है, सिर्फ उसकी बात सुनी जाएगी। या कई बार ये होता था कि कुछ कैरेक्टर होते थे जैसे हैमलेट में है, तो आके अपने बारे में ही, खुद के बारे में बहुत सारी बातें जो उन्हें कहनी होती थी। तो अब तो हमारे पास टेलीविजन है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, है ना, या हमको दिखा दिया जाता है कि कैरेक्टर सोच रहा है और वो हमको दूसरी स्क्रीन पे अलग से स्क्रीन बना के तमाम तरीके हैं उस तरह से ये दिखा दिया जाता था कि वो क्या सोच रहा है अंदर। लेकिन स्टेज पर ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए मोनोलॉग या सॉलिलॉकी जैसी चीजें वहां पर थी जो क्या करती थी, जो उस कैरेक्टर का जो वो इंटरनल थिंकिंग थी उसकी, जो इनर वॉइस थी उसकी, वो इस रूप में बाहर आती थी। लेकिन विक्टोरियन एज में क्या हुआ कि इस रूप को ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में, एक पोएटिक फॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमें विक्टोरियन एज में कौन मिलते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये नाम आपको जब भी ड्रामेटिक मोनोलॉग की अगर बात हो रही है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कहीं ये तो नहीं पढ़ा कि ही इज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, या मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ही इज द इन्वेंटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, बट ही इज द इनोवेटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये वो व्यक्ति है जिसने विक्टोरियन एज में ड्रामेटिक मोनोलॉग्स को पूरी तरह से पॉपुलराइज्ड करने का काम किया। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, अच्छी तरह से याद रखनी है कि अगर आपके एग्जाम में, आपके पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जब मैं नेट में जाता हूं और स्टडी करता हूं, पढ़ता हूं, तो वहां पे कई बार मुझे ये चीज पढ़ने को मिलती है, दो आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने, लेकिन उसमें कहीं भी इस तरह की कोई चीज नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का ऑप्शन ही आपको टिक करना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो भी आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग का ऑप्शन ही टिक करना है, राइट। यद्यपि इसने जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उनको जो प्रैक्टिस है ड्रामेटिक मोनोलॉग की, वो हमें विक्टोरियन एज में ही मिलती है और रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ ही शुरू होती है। लेकिन यहीं पे एक पोएट और थे, क्यों भाई, यस ऑफ कोर्स, है ना, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दोनों का नाम बहुत फेमस है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग को इन्वेंटर तक ले जाके लोग देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द इन्वेंटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो अगर कहीं आपको ऑप्शन में मिलता है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो आपको फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग को ही टिक करना है। इसी तरह से जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, इन्होंने भी कई ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे, और इससे पहले मैंने चर्चा की थी यूलिसिस की, है ना। तो यूलिसिस इनका बहुत फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये पब्लिश हुआ था 1842 में। खैर इतना बहुत जानने की जरूरत नहीं यूलिसिस कब पब्लिश हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पीजीटी में नहीं पूछे जाएंगे, पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यूलिसिस एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक पोएम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा, जिसको यूलिसिस को 1842 में पब्लिश हुआ। ये इसके बारे में एक चीज आप याद रख सकते हैं कि इट इज कॉल्ड
द फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखिए अब इसमें भी थोड़ा सा ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या कह रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं, उस जमाने के जो लिखने वाले लोग हैं, वो क्या मान रहे हैं इसको, द फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी हो सकता है और भी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे गए हों यूलिसिस से पहले, फर्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग तो नहीं कह रहे इसको, लेकिन क्या कहा जा रहा है, द फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसको कहा जा रहा है यूलिसिस को। तो इस बात को भी हमें समझ लेना है और थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको समझ में आई, इनको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि अगर ये पूछ लिया जाता है हु इज द इन्वेंटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग। व्हेन ड्रामेटिक मोनोलॉग वर इन्वेंटेड, तो विक्टोरियन एज। Which poem is regarded as the first true dramatic monologue? Ulysses. Okay? और ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्या? It is a speech by a single person. और ये याद रखना है कि नरेटिव पोएम टाइप की है, यानी लॉन्ग स्पीच है, ठीक है ना। तो एक लॉन्ग स्पीच इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके गाइस, now students, if we talk about the characteristics of dramatic monologues, means some important facts about dramatic monologues जो हमें याद रखने चाहिए। तो number one is a dramatic monologue is a long speech by a single person. Okay, what is this? A long speech, a long speech by a single person. Okay? और कोई नहीं बोल रहा होता है। आप समझ लीजिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसमें पोएट शामिल नहीं है। मींस जो फर्स्ट पर्सन उसमें आई आ रहा है, वी आ रहा है, मी आ रहा है, फर्स्ट पर्सन के जो भी प्रोनाउन आ रहे हैं वो पोएट के लिए नहीं आ रहे हैं। They are not used for the poet, है ना। As you have read on his blindness, जॉन मिल्टन कहता है when I consider, what he said, when I consider, वहां पे I किसके लिए यूज हो रहा है, जॉन मिल्टन के लिए। लेकिन जब आप यूलिसिस पढ़ते हैं और यूलिसिस में जब वो आई लिखता है, यूलिसिस में जब माई लिखता है, तो वो आई और माई किसके लिए यूज होता है, यूलिसिस के लिए, उस कैरेक्टर के लिए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के लिए नहीं, पोएट के लिए नहीं। इसलिए हमें ये याद रखना है अच्छी तरह से कि इट इज अ लॉन्ग पोएम बाय अ सिंगल पर्सन और पोएट उसमें शामिल नहीं होता। नंबर एक बात। दूसरी चीज जो है वो क्या है कि ये सॉलिलॉकी से अलग चीज है। मैंने अभी आपको बताया है ना, सॉलिलॉकी, इसको भी आपको जान लेना चाहिए। ये कई पोएम्स में, कई ड्रामास में यूज हुआ है ये टर्म, और शेक्सपियर के साथ तो बहुत है। तो सॉलिलॉकी क्या है, मैंने बताया कि एक कैरेक्टर है, वो भी, उसमें भी इंडिविजुअल कैरेक्टर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि सॉलिलॉकी मींस क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय ए कैरेक्टर इन अ प्ले। किसी प्ले में जो अपने आइडियाज का एक्सप्रेशन है किसी कैरेक्टर के द्वारा, दैट इज soliloquy in a play. It is not in poetry. Okay? दूसरी चीज ये है कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये क्या है, याद रखना है आपको कि कहां शुरू होती है ये, विक्टोरियन एज में। तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसमें हमें ये भी याद रखना है कि क्या है, सिंगल पर्सन है, ऑडियंस सुन रही है लेकिन बोल नहीं रही है, या वो जो कैरेक्टर है वो, जैसे आप पढ़ेंगे माय लास्ट डचेस में, रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक पोएम है माय लास्ट डचेस। उसमें आप पढ़ेंगे कि जो डच है, ड्यूक है, सॉरी, जो ड्यूक है वो क्या कर रहा है, वो एक मैसेंजर आया है बगल के किसी राज्य से ड्यूक के लिए वैवाहिक प्रस्ताव लेकर, है ना, मैरिज प्रपोजल, वेडिंग प्रपोजल लेकर एक
मैसेंजर आता है और वो ड्यूक उसको एड्रेस करता है, अपनी बात बताता है अपनी पत्नी के बारे में जो उसकी डचेस होती है, यानी उसकी तभी उसका टाइटल है माय लॉर्ड डचेस। उस डचेस के कैरेक्टर के बारे में वो बहुत सारी चीजें उसको बताता है, लेकिन बोलता कौन है? सिर्फ ड्यूक। जो मैसेंजर है ही इज ओनली लिसनर, वो सिर्फ सुनता है। तो दिस काइंड ऑफ अ कंपोजिशन इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो स्टूडेंट्स, ड्रामेटिक, इस मोनोलॉग को ड्रामेटिक क्यों कहा गया? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों है ये? क्योंकि ये क्या करता है, इसमें थिएट्रिकल क्वालिटीज हैं। मींस इसमें क्या हो रहा है कि ये जैसे ड्रामा क्या करता है कि हमारे सामने बहुत सारे कैरेक्टर्स शो होते हैं ड्रामा में, है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो इस पोएम में भी कम से कम एक कैरेक्टर अपने बारे में और दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में उनका कैरेक्टर स्केच ही तो प्रस्तुत करता है। दैट इज व्हाई इसमें ड्रामास की जो क्वालिटीज हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्रामेटिक मोनोलॉग। दूसरी चीज ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में एक चीज और याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, कभी-कभी पूछ ली जाती है कि जो सब्जेक्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, यानी सब्जेक्ट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, वो स्टूडेंट्स क्या है? वो हमेशा सेल्फ रिवेलेशन है। क्या है? सेल्फ रिवेलेशन है। ओके, है ना? क्या करता है कैरेक्टर, चाहे आप यूलिसिस की बात करें, चाहे आप ड्यूक की बात करें, चाहे ब्राउनिंग की पोर्फिरियास लवर में उस लवर की बात करें, उस कैरेक्टर की बात करें, वो सेल्फ क्या, वो वहां सब जगह क्या हो रहा है? सेल्फ रिवेलेशन हो रहा है। ओके, और एक चीज याद रखने वाली है इसमें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में कोई भी इंपॉर्टेंट मींस राइम स्कीम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मींस राइम स्कीम, हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट्स को नोट ही कर लिया करो। राइम स्कीम हैज नो इंपॉर्टेंस। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इन ड्रामेटिक मोनोलॉग राइम स्कीम इज गिवन नो इंपॉर्टेंस। ओके, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पहलू नहीं है ड्रामेटिक मोनोलॉग का राइम स्कीम। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ नाम लिखता हूं, कुछ पोएट्स के नाम लिखता हूं, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग के नाम लिखता हूं और आगे उनके राइटर्स के नाम लिखता हूं। आप लोग जरूर नोट करते चलें साथ में और उनको याद भी करते। सो नोट कर लीजिए, एक तो यूलिसिस के बारे में मैंने आपको बताया ही, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग। यूलिसिस टेनिसन ने लिखा था ना, टेनिसन का पूरा नाम था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, यस। ओके, इन्हीं का एक और है द लोटस ईटर। द लोटस ईटर, है ना, ये भी किसका है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ही है। ठीक है, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, अच्छा ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसी तरह से हम बात करें अगर रॉबर्ट ब्राउनिंग के भी कई ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, जिनमें से हमें याद कर लेना चाहिए माय लास्ट डचेस। ठीक है ना, हाँ नोट करते चलो, बिल्कुल नोट करते चलो, बाद में नहीं, पहले एक साथ में ही नोट कर लिया करो, लिखते जाओ सुनते जाओ। तो माय लास्ट डचेस, माय लास्ट डचेस ब्राउनिंग का एक अच्छा ड्रामेटिक मोनोलॉग है, वेल नोन ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ओके, इसी तरह से इनका एक और है फ्रा लिप्पोलिप्पी, है ना, जल्दी से याद हो जाए, लिप्पोलिप्पी, फ्रा लिप्पोलिप्पी, है ना, और एक और है पोर्फिरियास, पोर्फिरियास लवर, है ना। दिस all belong to Robert Browning. ओके, इसको ये भी याद रखना है कि इसको क्या कहा जाता है? द इन्वेंटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग ना। कुछ लोग इसको द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कह देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए।
और एक और याद रखिए आप, एक है डावर बीच, ठीक है, इसको भी ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैटेगरी में रखा जाता है एंड इट इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, है ना। इसी तरह से नोट कर लीजिए द गिफ्ट ऑफ लिखते जाइए द गिफ्ट ऑफ सॉरी ठीक है, हारून अल रशीद, ठीक है ना। इसको लिखा था W.B. ईट्स ने, W.B. ईट्स। क्यों भाई इरफान, कैन यू टेल मी द फुल नेम ऑफ W.B. ईट्स? यस, विलियम बटलर ईट्स, हाँ ठीक है, विलियम बटलर ईट्स। और एक और नोट कर सकते हैं आप, द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, और इसको लिखा था T.S. Eliot ने, ओके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पूछ लेता है कि हु हैज रिटन यूलिसिस, या आपसे इस तरह भी पूछ लेता है कि यूलिसिस किस तरह की पोएम है, एलिगी है, बैलेड है, सोनेट है या ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो हमें पता होना चाहिए कि इट इज अ काइंड ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके स्टूडेंट्स, इसमें इतना ही। आगे हम अगली क्लास में कुछ और लिटरेरी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। जो लोग ऑनलाइन मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे वीडियो अगर उन्हें अच्छे लग रहे हैं, मेरी बातें उन्हें अच्छी लग रही हैं, मैं अगर उन्हें समझा पा रहा हूं, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताया है, आई थैंक ऑल ऑफ देम, थैंक यू।